में बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उस जीव की जीवन अवधि कहलाता है ना। जैसे जीव के जन्म से मृत्यु तक के बीच का जो काल होता है उसे जीव की जीवन अवधि कहते हैं। फिर है किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार से संबंध नहीं होता है ना। कोई जीव कितना बड़ा है या कितना छोटा है उससे उसकी जीवन अवधि का कोई संबंध नहीं होता। जैसे कौवा और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन दोनों के जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है ना। इन दोनों की जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष का जीवन पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, आम के वृक्ष का जो जीवन होता है पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होता है। मतलब पीपल की जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है जबकि आम के वृक्ष की जीवन अवधि बहुत कम होती है। अब आता है प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। ये याद रखने वाली बात है कि एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं वो अमर होते हैं, लेकिन इसके अलावा और जो जीव हैं वो अमर नहीं है ना। एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी अमर नहीं है। तो ये लाइन खास है कि एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं वो अमर होते हैं। एक कोशिका वाले जीव जो होते हैं वो अमर होते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है हाथी की जीवन अवधि 65 से 90 साल। याद रखना है अपन को, हाथी की जीवन अवधि 65 से 90 साल होती है। कुत्ते की जीवन अवधि 20 से 30 साल होती है। कुत्ते की जीवन अवधि 20 से 30 साल होती है ना। फिर आ जाओ, जैसे गाय की जीवन अवधि 15 से 25 वर्ष होती है। गाय की जीवन अवधि 15 से 25 वर्ष होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ आप, तितली की जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह होती है ना। कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। कौवे की जीवन अवधि 15 वर्ष होती है। तोते की जीवन अवधि 140 साल, बहुत ज़्यादा है ना। तोते की जीवन अवधि 140 साल होती है। जो क्रोकोडाइल की जीवन अवधि 60 वर्ष होती है, याद रखना है। क्रोकोडाइल की जीवन अवधि 60 वर्ष होती है। घोड़े की 62 वर्ष होती है ना। फ्रूट फ्लाई इसकी 20 से 30 दिन होती है ना। फल मक्खी जो होती है उसकी जीवन अवधि 20 से 30 दिन की होती है। इसके बाद अपने आ जाते हैं गुलाब। गुलाब की जो जीवन अवधि होती है 5 से 7 वर्ष होती है। गुलाब की जीवन अवधि 5 से 7 वर्ष होती है। फिर आ जाओ, बनाना ट्री की जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष होती है। बनाना ट्री की जीवन अवधि 20 से 25 वर्ष है ना। जैसे राइस प्लांट है 3 से 4 महीना। चावल का जो पौधा है उसकी जीवन अवधि 3 से 4 महीना होती है। कछुआ जो है ना, कछुए की 100 से 150 साल है ना। तोता और कछुए की जीवन अवधि लगभग बराबर है। तो कछुए की जीवन अवधि 100 से 150 वर्ष होती है। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जीवन अवधि 200 से 300 वर्ष होती है। 200 से 300 वर्ष होती है। फिर आता है जीवों में जन्म को एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है ना। जीवों में जो जनन होता है उसको एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को या संतति को जन्म देता है। संतति में क्या होता है, फिर वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, उसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इस तरह जन्म, वृद्धि और मृत्यु 3 स्टेप्स आते हैं है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक छोटे से संतति, एक छोटा से जीव को जन्म देता है। एक जीव अपने समान एक छोटे जीव को जन्म देता है ना, जिसे संतति कहते हैं। संतति में वृद्धि होती है, परिपक्वता आती है, उसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म, वृद्धि और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता को बनाए रखते हैं। जनन क्या होता है, जनन प्रजाति के अंदर है ना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक है, तो जनन क्या है, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की प्रक्रिया। जनन क्या है, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने की प्रक्रिया। फिर आता है जीव
किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास, उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कोई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ठीक है, जीव किस प्रकार से जनन करता है, तो उसके वास, उसकी आंतरिक संरचना, आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान और अन्य कोई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा युग्म या गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ, है ना, या इसकी अनुपस्थिति में होती है तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है ना। जब संतति की जो उत्पत्ति होती है तो वह जनन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा, है ना, एक केवल जनक जो होता है एक होता है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा युग्मक या गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ या इसकी अनुपस्थिति में होती है तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है। तो याद रखना है कि अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर जो जनक होता है वो एक होता है ना। अलैंगिक जनन के अंदर जो जनक होता है वो केवल एक होता है। इसके विपरीत जब दो जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं ना, दो जनक, अलैंगिक जनन में जनक कितने होते हैं, एक होता है, और लैंगिक प्रक्रिया में जनक कितने होते हैं, दो होते हैं। तो जब दो जनक विपरीत लिंग वाले, खास बात क्या है, उनका लिंग विपरीत होना चाहिए ना। जब दो जनक जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मक, है ना, गैमीट, युग्मक का मतलब क्या है, गैमीट, ये शब्द याद रखना, गैमीट, तथा नर और मादा युग्मक में युग्मन होता है तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। नर और मादा युग्मक में जब युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब आता है अलैंगिक जनन। सबसे पहले पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। इस विधि में एकल जीव, है ना, एकल जीव, इस विधि में एकल जीव, ये याद रखने वाली बात है। अलैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर एकल जीव भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन के अंदर एकल जीव भाग लेते हैं। इस विधि में एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है ना। सिंगल जीव जो होता है, एकल जीव जो होता है, एक ही जीव संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है ना। इस विधि में क्या होता है, जो संतान उत्पन्न होती है वो एक दूसरे के समरूप, समरूप का मतलब दिखने में वैसी, बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है ना, बाहर से और अंदर से बिल्कुल अपने जनक के समान होती है। पहली बात तो क्या, अलैंगिक जनन के अंदर जो जनक होता है वो एकल जीव होता है। एकल जीव के अंदर ही संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप जो संतति बनती है वह केवल एक दूसरे के समरूप होती है। दूसरी बात क्या, जनक के एकदम समान होती है ना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कौन सी आ रही है, मतलब आकारिकी और आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द प्रयुक्त होता है ना। अब क्लोन शब्द आता है, क्लोन किसे कहते हैं, क्लोन। तो आकारिकी मतलब बाहर से जो उनका आकार होता है बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। दूसरा आनुवांशिक रूप से भी, आनुवांशिक का मतलब क्या हुआ, उनके जो जीन्स होते हैं ना, जीनी संरचना समान होती है। तो बाह्य संरचना और जीनी संरचना एकदम समान होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। तो आकारिकी और आनुवांशिक, ये शब्द याद रखें, आकारिकी और आनुवांशिक रूप से समान, एक समान जीवों को अपने क्लोन कहते हैं। बहुत सी एकल कोशिकीय जीव जो होते हैं, एकल कोशिका वाले जीव कौन से होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। जब अपने वर्गीकरण पढ़ेंगे वहाँ पर आएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा क्या होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। तो बहुत से जो एक कोशिका वाले जीव होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, द्विविखंडन के द्वारा जनन करते हैं। द्विविखंडन, तो द्वि का मतलब होता है दो, विखंडन का मतलब टूट जाना। तो जैसे एक कोशिका होती है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। जैसे फंजाई और शैवाल जगत के सदस्य होते हैं, एक तो ये हो गया। तो द्विविखंडन, अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर जनन होता है, मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर जनन कैसे होता है, तो पहली बात तो अलैंगिक जनन होता है, और कौन से किसके द्वारा होता है, द्विविखंडन के द्वारा। द्विविखंडन क्या है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। तो एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा, उनके अंदर द्विविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये बात याद रखिए, प्रश्न आएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा में जनन होता है
द्विविखंडन के द्वारा। मोनेरा और प्रोटिस्टा में जनन होता है द्विविखंडन के द्वारा। अब आता है फंजाई और शैवाल, है ना, फंगस जो होता है जिसे बोलते हैं फंगस लग गया, और शैवाल, है ना, जो अपने पानी के अंदर देखते हैं जो शैवाल लगे होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, है ना, तो खुम्बी है ये, फंजाई है। तो फंजाई और शैवाल जगत के जो सदस्य होते हैं विशेष रूप से अलैंगिक जनन संरचनाओं के द्वारा जनन करते हैं। अलैंगिक जनन संरचना जिन्हें क्या बोलते हैं, अलैंगिक चल बीजाणु या जूस पोर्स बोलते हैं, है ना, ये शब्द याद रखना, अलैंगिक चल बीजाणु या जूस पोर्स। प्रश्न क्या आएगा कि फंजाई और शैवाल में जनन होता है, फंजाई और शैवाल में जनन कैसे होता है। पहली बात तो अलैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है, अलैंगिक जनन संरचनाओं के द्वारा होता है, और उन्हें क्या बोलते हैं, अलैंगिक चल बीजाणु या जूस पोर्स कहते हैं। ठीक है। अब आता है जैसे कोनिडिया, पेनिसिलियम का जो पौधा है उसके अंदर कोनिडिया के द्वारा जनन होता है ना, पेनिसिलियम के अंदर क्या होता है, कोनिडिया के द्वारा जनन होता है। हाइड्रा के अंदर कलिका के द्वारा जनन होता है। स्पंज के अंदर जैम्यूल के द्वारा जनन होता है। तो ये याद रखना है। प्रश्न क्या आएगा, पेनिसिलियम में जनन होता है कोनिडिया के द्वारा, है ना, तो पेनिसिलियम में जनन कैसे होता है, कोनिडिया के द्वारा। हाइड्रा में जनन कैसे होता है, कलिका के द्वारा। और स्पंज में जनन कैसे होता है, जैम्यूल के द्वारा। और ये क्या है, अलैंगिक जनन संरचनाएं होती हैं। तो कोनिडिया, कलिका और जैम्यूल ये क्या है, अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं, है ना। यहाँ दे रखा है जैसे आलू दे रखा है ना, आलू की संरचना में देखते हैं अपने, ये क्या आइज़ हैं, आइज़ बनी हुई है, और जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स हैं, ये जो बर्ड्स निकल रही हैं ये क्या अलैंगिक जनन संरचनाएं हैं इसकी, आई बर्ड्स जिन्हें बोलते हैं, है ना। ये जड़ें निकल रही है, यंग पौधा निकल रहा है। इसी प्रकार से अपने अदरक में आते हैं, अदरक के अंदर ये नोट्स बनी हुई है, नोट्स, है ना, और ये बर्ड्स से नीचे की तरफ निकल रही हैं, और ये एडवेंटेशियस रूट है, जड़ है। फिर आ जाओ आप अगेव, ब्रायोफिलम, है ना, ब्रायोफिलम, तो ये बर्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पर, इन्हें क्या बोलते हैं, एडवेंटिजियस बर्ड्स। ब्रायोफिलम के अंदर ये आइकॉर्निया, ये कॉर्निया जो होता है इसके अंदर भी ऑफसेट्स दे रखी हैं, रूट्स हैं इनकी। तो पुष्पीय पौधों में जो कायिक प्रवर्स होते हैं, जैसे आलू की आँख, कायिक प्रवर्स कौन कौन से जिनसे जनन होता है, एक तो जैसे आलू की आँख बताई है, अदरक का जो प्रकंद बताया है अपन ने, अगेव जो होता है उसमें बुलविल होता है, ब्रायोफिलम की जो पर्ण कलिकाएँ होती हैं, जल हिंथस में जल कुंभी की भूस्तारिका होती है, जल कुंभी ये दे रखी है, ये कॉर्निया, ये जल कुंभी होती है, तो याद रखना है कॉर्निया क्या है, जल कुंभी। और इसमें क्या होता है, भूस्तारिका, भूस्तारिका यहाँ दे रखी है, ऑफसेट्स, ऑफसेट्स को भूस्तारिका बोलते हैं, इनके द्वारा जनन होता है ना। ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के अंदर ये दे रखा है एडवेंटिस बर्ड्स जिन्हें बोलते हैं पर्ण कलिकाएँ, इनके द्वारा जनन हो रहा है अलैंगिक। फिर आते हैं अपन मासल कलिका को, मासल कलिका जो जलोदभिद में नए पादप उत्पादित करती है उसे टूरियोन कहते हैं, टूरियोन, टूरियोन याद रखना है। टूरियोन क्या होता है, टूरियोन मैं पूछूंगा, टूरियोन किसे कहते हैं, टूरियोन। तो मासल कलिका होती है जो जलोदभिद में पाई जाती है, और इससे क्या होता है, नया पादप उत्पन्न होता है ना। टूरियोन क्या होता है, मासल कलिका होती है, टूरियोन किसे बोलते हैं, मासल कलिका को बोलते हैं, जो किसमें होती है, जलोदभिद के अंदर पाई जाती है, जिससे नए पादप उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न आता है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, हाँ, है ना। जो अपन ऊपर एग्जांपल्स पढ़े कायिक जनन के एग्जांपल, कायिक का मतलब शरीर से कुछ निकल रहा है, वो उससे अलग पौधा बन रहा है, वो भी अलैंगिक जनन है। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन होता है, ये बात सही है। फिर देखा प्रश्न, क्या क्लोन शब्द कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए मतलब एप्लीकेबल है, हाँ, है ना। कायिक जनन के द्वारा जो संतति बनती होती है ना, वो भी क्या होती है, आकारिकी रूप से और आनुवांशिकी रूप से जनक के समान होती है। तो जो क्लोन है वो भी क्या है, कायिक जनन से उत्पन्न संतति के लिए बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। पादपों में कायिक प्रवर्धन की इकाई, अब ये याद रखना है,
जैसे ऊपरी भूस्तारी, अपन शब्द का ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, प्रकंद, शकर, कंद, बल्ब, भूस्तारी का जिसे ऑफसेट कहते हैं, सभी नई संतति उत्पन्न करते हैं, है ना। पादपों में जो कायिक प्रवर्धन की इकाइयाँ होती हैं ना, कायिक प्रवर्धन की इकाइयाँ जैसे ऊपरी भूस्तारी, प्रकंद, संकर, कंद, बल्ब, भूस्तारिका या ऑफसेट सभी नई संतति को उत्पन्न करते हैं। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध या प्रोपग्यूल कायिक प्रवर्ध या प्रोपग्यूल कहलाती हैं। जलाशयों की महाविपत्ति या वाटर हाइसिंथ, ये शब्द याद रखने हैं अपन को। जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहते हैं, बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। जलाशयों की महाविपत्ति शब्द आया है वाटर हाइसिंथ के लिए, अथवा बंगाल के आतंक के बारे में आपने सुना होगा। यह कुछ भी नहीं है बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है ना। एक जलीय पादप होता है जिसका नाम क्या, वाटर हाइसिंथ, जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है ना। जहाँ पानी रुक जाता है वहाँ पर यह पौधा बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। यह जल में ऑक्सीजन खींच लेता है, जल से ऑक्सीजन, जल के अंदर वृद्धि कर रहा है तो जल से सारी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे मछलियाँ मर जाती है ना। तो जलाशयों की विपत्ति किसे बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं, या बंगाल का आतंक। फिर आता है इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प और पत्तियों के कारण हुआ। यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से वृद्धि करता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल जाता है, और अपने आप से जलाशय को ढक लेता है। इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। अब लैंगिक जनन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन।